वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन की देश में सिर्फ एक ही बार चुनाव कराए जाया करेंगे, जिसमें कि सारी स्टेट्स के और सारे सेंटर के सारे चुनाव एक बार ही। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है, इस पे बहुत लोगों ने, बहुत एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है कि कैसे ये डाइल्यूशन ऑफ पावर्स होगा। स्टेट की जो सरकारें हैं उनकी पावरें खत्म हो जाएंगी। फेडरल ढांचा जो हमारे इंडिया का है वो फेडरलिज्म पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्हीं लाइंस पे ये इंडिया इस फैसले के बाद चल पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले से जो इंडिया का एक बाय कैमरल सिस्टम है, दो हाउसेस का, कि लोकसभा और राज्यसभा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो सारा खत्म होकर एक यूनिकैमरल सिस्टम जैसे कि चाइना में वो बन जाएगा। तो किसी एक पार्टी के पास फुल कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा। स्टेट की सरकार भी उसी पार्टी की होगी, लोकसभा की सरकार भी सेंटर में उसी पार्टी की होगी, और क्योंकि लोकसभा और स्टेट में उसके पास मेजॉरिटी है, तो राज्यसभा में भी वो ही पार्टी सबसे ज्यादा एमपीज भेज के अपनी मेजॉरिटी क्रिएट कर लेगी। तो तीनों जो डिफरेंट पावर्स हैं वो तीनों पे एक ही पार्टी का कंट्रोल हो जाएगा। चाहे कागजों पे इलेक्शंस होती हैं, लेकिन उससे पहले वो पार्टी वेट करती है, वो पार्टी चेक करती है कि कौन कैंडिडेट होगा, उसको अलाउ किया जाए ना किया जाए। जिन को वो नहीं लाना चाहते सिस्टम में, उनको पहले ही रिजेक्ट करके बाहर कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल इंदर सिंह सिद्धू भट्टल आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूं। शायद आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से एक खबर चल रही है, काफी चर्चित है, वन नेशन वन इलेक्शन की, कि देश में सिर्फ एक ही बार चुनाव कराए जाया करेंगे, जिसमें कि सारी स्टेट्स के और सारे सेंटर के सारे चुनाव एक बार ही होंगे। इसको लेके हमारी सेंटर की सरकार ने रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई गई है, और आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि जो एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, शायद वो इसी को करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है, इस पे बहुत लोगों ने, बहुत एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है कि कैसे ये डाइल्यूशन ऑफ पावर्स होगा। स्टेट की जो सरकारें हैं उनकी पावरें खत्म हो जाएंगी। फेडरल ढांचा जो हमारे इंडिया का है वो फेडरलिज्म पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सरकार जो सेंटर की, उसको जो बार बार एक रियलिटी चेक मिलता है, अगर सेंटर की सरकार कोई अच्छा काम नहीं करती तो बाद में अगर स्टेट में उसको वोट नहीं मिलती तो एक रियलिटी चेक मिलता है कि अरे हमने ये गलत किया, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, वो रियलिटी चेक खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजों पे बहुत डिस्कशन हुई, लेकिन मैं इसके एक कदम आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं कि ये जो स्टेप है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पहला कदम बन सकता है हमारे देश की आजादी को खत्म करने का, हमारे देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने का, और इसकी मदद से भारत को एक डिक्टेटरशिप बनाया जा सकता। जैसे कि चाइना, रशिया जैसे देश जो कहने में कागजों में डेमोक्रेसी चलते हैं, या कहने में है कि वहां पे इलेक्शंस होती हैं, लेकिन असलियत में चंद लोगों के पास पावर होती है जो देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति चुनती हैं। उन्हीं लाइंस पे ये इंडिया इस फैसले के बाद चल पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले से जो इंडिया का एक बाय कैमरल सिस्टम है, दो हाउसेस का, कि लोकसभा और राज्यसभा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो सारा खत्म होकर एक यूनिकैमरल सिस्टम जैसे कि चाइना में वो बन जाएगा। तो इस पे आप सर्च भी करके देख सकते हैं, यूनिकैमरल सिस्टम क्या है, बाय कैमरल सिस्टम क्या है, उससे आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से या जो बीजेपी है उसकी तरफ से कहा जा रहा है, या जो लोग इस फैसले का समर्थन करते हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि देश पे बार बार चुनाव कराने का खर्चा नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं ये एक बेनिफिट होगा, पर अगर हम इसके नुकसान की तरफ निगाह मारें तो उसके सामने ये बेनिफिट बहुत छोटा लगता है। मैं इसके लिए, इससे पहले कि आप समझें इस पॉइंट का नुकसान क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ समझाना चाहता हूं कि अभी करंट सिस्टम क्या है, क्या ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके कारण कोई भी व्यक्ति हमारे देश पे कब्जा नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकता। अभी हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, फेडरल ढांचा है, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनकी स्टेट की सरकारें बनती हैं, जिनके पास काफी राइट्स हैं अपनी स्टेट के फैसले करने के। एक चार्टर बना हुआ है जिसमें डिफाइन किया गया है कि कौन से इश्यूज स्टेट सब्जेक्ट हैं
कौन से इश्यूज सेंट्रल सब्जेक्ट हैं। अभी पीछे जब किसानों के फार्म लॉज को लेके बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे भी ये मुद्दा बहुत आगे उभर के आया था कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें सेंटर की सरकार फैसला नहीं कर सकती, पर उसको बाईपास करने की कोशिश की कि उसको डिफरेंट इकोनॉमी से रिलेट करके वो जो फार्म के लॉज थे उनको बैक ट्रैक करने की कोशिश की गई। कई बार ऑर्डिनेंसेस बना के सरकार उनको ले आती है, तो काफी तरीके से बाईपास करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम है जो डिस्क्राइब करता है कि क्या पावर स्टेट के पास रहेंगी, स्टेट फैसला कर सकती है, और क्या पावर सेंटर के पास। तो फेडरल सिस्टम पहला चेक्स एंड बैलेंसेस आ गया। दूसरा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें दो हाउसेस हैं। कोई भी बिल पास कराने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए, कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करने के लिए इसको दो हाउसेस से पास होके जाना पड़ता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर हैं, जो एमपीज हैं, वो डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुने जाते हैं। लोग वोट डालते हैं, अपना एमपी चुनते हैं। ठीक है, उसमें मैं मानता हूं जिस पार्टी की सरकार होती है उनके पास लोकसभा में मेजोरिटी होती है, चाहे इंडिपेंडेंटली हो, चाहे किसी कुछ पार्टियों के समर्थन से हो, बट रूलिंग गवर्नमेंट के पास उनकी मेजोरिटी होती है। लेकिन उस लोकसभा से पास होने के बाद फिर बिल एक राज्यसभा में जाता है, जिसमें राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं वो उस पे अगर उसको पास करते हैं तो वो जाके लॉ बनता है या आगे जाता है। राज्यसभा में एमपीज कैसे जाते हैं? उनकी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, जिसमें के जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के जो चुने हुए एमएलए हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो वोटिंग करते हैं और वो चुनते हैं कि राज्यसभा के एमपी जाएंगे। तो हर स्टेट जो इलेक्टेड एमएलए हैं उनकी वोट से हर स्टेट राज्यसभा में एमपीज को भेजता है, तो वो एमपीज जाके फिर वोट करते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार जरूरी नहीं होता कि जिस पार्टी के पास लोकसभा में मेजोरिटी है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी। तो अगर लोकसभा में कोई मनमर्जी करता है तो उसको राज्यसभा में जाके क्वेश्चन किया जाता है। सिमिलरली बहुत सारी नियुक्तियां, खासतौर पे जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जैसे कि जुडिशरी होगी या अपनी इलेक्शन कमीशन हो गए, उसमें भी ये बहुत बड़ा जो बाइकैमरल सिस्टम है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो इसको कैसे थ्रेट कर सकता है? वो इसको ऐसे थ्रेट कर सकता है क्योंकि आप एक बार इसको समझिए, इसमें कॉमन सेंस और रिसर्च दोनों ये बताती हैं कि जब एक ही समय पे पूरे देश में इलेक्शन होगी, हर स्टेट की, हर सेंटर की हर इलेक्शन एक ही समय पे होगी, तो नेचुरली जो पार्टी उस समय लोगों की फेवरेट है, जिसको हम कहते हैं फ्लेवर ऑफ द मंथ है, तो वो नेचुरली सारी इलेक्शंस को वो डोमिनेट करेगी, वो पार्टी जीते। तो किसी एक पार्टी के पास फुल कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा। स्टेट की सरकार भी उसी पार्टी की होगी, लोकसभा की सरकार भी सेंटर में उसी पार्टी की होगी, और क्योंकि लोकसभा और स्टेट में उसके पास मेजोरिटी है तो राज्यसभा में भी वो ही पार्टी सबसे ज्यादा एमपीज भेज के अपनी मेजोरिटी क्रिएट कर लेगी। तो तीनों जो डिफरेंट पावर्स हैं वो तीनों पे एक ही पार्टी का कंट्रोल हो जाएगा। तो यूनि सिस्टम बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं यूनि पार्टी सिस्टम बन जाएगा, कि सिंगल पार्टी विल बी कंट्रोलिंग द इंटायर कंट्री। उसकी मदद से वो जो हमारी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे मैंने पहले बताया इलेक्शन कमीशन हो गया, ईडी होगी, सीबीआई होगी, उन पे ऑलरेडी आपको मालूम है कितना ज्यादा उनका सियासी पोलिटिसाइजेशन कर चुकी है, हो गई है। कितनी हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि जी इनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर दी गई है। और अभी जबकि ये सिस्टम्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो जब एक ही पार्टी के पास पावर आ जाएगी तो सोचो क्या स्थिति होगी। सबसे पहले तो ये सारी जो बॉडीज हैं इनकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाएगी। जैसे चाइना में अभी कम्युनिस्ट पार्टी है जो चाइना की, वो ही सारा इलेक्शन प्रोसेस कंट्रोल करती है। चाहे कागजों पे इलेक्शंस होती हैं, लेकिन उससे पहले वो पार्टी वेट करती है, वो पार्टी चेक करती है कि कौन कैंडिडेट होगा, उसको अलाउ किया जाए ना किया जाए। जिन जिन को वो नहीं लाना चाहते सिस्टम में, उनको पहले ही रिजेक्ट करके बाहर कर दिया जाता है। तो उनकी मर्जी के ही गुर्गे जो हैं वो चुन के आते हैं और वो आगे जाके एज रबर स्टैंप काम करते हैं। तो वही बात इंडिया में होनी चाहिए। इस पे सिर्फ कॉमन सेंस ही नहीं, रिसर्च भी हुई है। 2015 में आईडीएफसी नाम की एक संस्था ने इस पे रिसर्च करके एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ बोला था कि अगर एक ही टाइम पे सारी इलेक्शंस होंगे, चुनाव होंगे, तो 77% लोग एक ही पार्टी को वोट दें, जो कि क्लियर है कि 77% अगर वोट्स किसी पार्टी को जाएंगी तो हर जगह पे वो डोमिनेट करें। और उन्होंने बताया
उस रिसर्च ने कि आगे जितना समय बढ़ता जाएगा, अगर 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो वो संख्या 77 से घट के सिर्फ 60% रह जाएगी। अगर 1 साल बाद होंगे तो और घट जाएगी, 2 साल बाद होंगे तो और घट जाएगी। तो वो जैसे जैसे गैप पड़ता जाएगा उसमें चांसेस है कि अलग अलग पार्टीज को इसमें मौका मिले। दूसरा, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका तो कंप्लीटली सफाया हो जाएगा, क्योंकि नेशनल लेवल की इलेक्शन के साथ ही स्टेट इलेक्शन हो रही होगी, तो सिर्फ नेशनल मुद्दे सेंटर स्टेज ले रहे होंगे, नेशनल डिबेट सेंटर स्टेज ले रहे होंगे, तो सिर्फ नेशनल पार्टियां रह जाएंगी। जो रीजनल पार्टीज एक स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज है वो खत्म हो जाएंगी। तो इससे अब आप पूछेंगे कि इससे डिक्टेटरशिप कैसे हो सकती है। चलो मान लिया एक पार्टी का कब्जा हो गया, एक पार्टी के पास अनचेक पावर आ गई, तो इससे डिक्टेटरशिप कैसे हो सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी अमेंडमेंट करनी है संविधान में, कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस हटाने हैं, कोई भी बिल्स बनाने हैं, तो उसके लिए उसको लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास कराना पड़ेगा। तो बड़ा क्लियर है कि अगर ऐसा होता है उसके बाद सरकार, जो भी मौके की सरकार होगी, वो बिल लेके आएगी कि जी अभी हम देश के हित में, जैसे उन्होंने कहा जी अभी खर्चा बहुत होता है तो एक ही चुनाव कराएंगे, अगला हो सकता है ये कह दे कि जी खर्चा बहुत होता है अब हम चुनाव ही नहीं कराएंगे, अब तो डिक्टेटरशिप चलेगी। या चाइना या रशिया की तर्ज पे एक पोलिट ब्यूरो बनाया जाएगा जो आगे चुनेगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। उस तरह का कोई भी इस तरह का बिल आगे लाया जाएगा जिससे कि प्रेसिडेंट फॉर लाइफ जैसे कहा जाता है, जी जिनपिंग, उन्होंने भी इसी तरह से चाइना में काफी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशंस की जिससे वो तकरीबन सारी जिंदगी ही अपना राज करेंगे। क्योंकि चाइना में जैसे कानून था कि दो टर्म की लिमिट थी, उन्होंने उसको हटा दिया क्योंकि उनके सारे जो सिलेक्शन करने वाले तकरीबन 2900 लोग एनपीसी है जो उनकी नेशनल कमेटी है उसमें होते हैं, और वो सारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से अप्रूव होके उसमें आते हैं, तो वो जो कहते हैं वो ही करते हैं। तो उसने कहा जी ये रूल चेंज करना है, मेरे को कंटिन्यू करना है एज अ प्रीमियर, तो उन्होंने कहा जी हुजूर, और वो रूल चेंज कर दिया गया। सिमिलरली रशिया में अभी व्लादिमीर पुतिन जी हैं, उन्होंने भी इसी तरह से, आप देखिए आई थिंक सन 2000 से वो पावर में किसी ना किसी तरह से चले आ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी अमेंडमेंट कर देते हैं क्योंकि कंप्लीट पावर उनके पास होती है तो वो करके आ जाते हैं। अभी वो इतनी बार बन चुके थे तो उन्होंने उसको जीरो कर दिया। उन्होंने एक नया रूल बनाया कि नहीं, जो भी प्रेसिडेंट है वो 2 बारी के लिए सर्व कर सकता है, लेकिन आज से गिनेंगे। इससे पहले उसने चाहे 10 बारी सर्व किया हो उसको नहीं काउंट किया जाएगा, आज से 2 बारी तक सर्व कर सकता है। तो अपनी खुद की जो नियुक्ति है वो 6-6 साल की 2 टर्मों के लिए उसने ऑलरेडी परमानेंट कर ली। 6 साल बाद जाके या 12 साल बाद जाके वो कोई और चेंजेस कर लेंगे अगर उनकी सेहत में अलाउ किया। तो सेम चीजें हमारे इंडिया में होनी शुरू हो जाएंगी जब एक ही पार्टी का राज होगा हर हाउस पे और हर स्टेट पे। तो उसके बाद उस पार्टी के लीडर की मर्जी है कि देश में जो चाहे पास कराए, कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। 5 साल के लिए तो बिल्कुल ही कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ना किसी तरह से पब्लिक की राय आ सकती है, पब्लिक की फीडबैक आ सकती है, क्योंकि चुनाव ही है एक तरीका अपनी राय सरकार तक पहुंचाने का। तो 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति बन जाएगी हमारे देश के लिए, हमारी आजादी के लिए, जो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा पास होता है। उसके साथ साथ दोस्तों मैनिपुलेशन का भी चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अभी हमने पीछे सुनते हैं कि ईवीएम हैक हुई भी है जी, कई बार अमेरिका में हम देख रहे थे, अमेरिकन इलेक्शन में आया था कि जी चाइना ने हैकिंग करके, सॉरी रशिया ने हैकिंग करके उसमें गड़बड़ी कर दी। अगर इस तरह का कुछ भी हुआ तो अगर तो अलग अलग समय पे अलग अलग इलेक्शंस होंगी, तो एक इलेक्शन में गड़बड़ी हो जाएगी, 2 में हो जाएगी, तीसरी में रौला पड़ जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा, उसके डर से हैकिंग भी नहीं कोई करेगा, और अगर होगी भी तो आगे लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बार चुनाव होना है तो आदमी को एक ही बार हैकिंग करनी है, एक ही बार ईवीएम में गड़बड़ करनी है, और 5 साल के लिए पावर आपकी, उसमें चेंजेस करके उसको चाहे अगले 50 साल के लिए आप बना दो। तो कितना खतरा हो जाता है कि हमारी एक ही झटके में सारी पावर एक पार्टी या एक बंदे के हाथ में चली जाती है, चाहे वो जेन्युइनली जाए, चाहे वो किसी मैनिपुलेशन के पाए जाए। तो हम बड़ा खतरनाक स्थिति में घुस जाएंगे दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है। मैं ये पूछता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन की ही क्या जरूरत है। अगर हम देश पे बार बार चुनाव का खर्चा नहीं डालना चाहते तो उसको लिमिट 2 इलेक्शंस तक भी तो किया जा सकता है। जैसे
क्योंकि जितनी भी आप देखो दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज है, किसी में भी ऐसा सिस्टम नहीं है, सब में स्कैटर्ड इलेक्शन है, अलग अलग समय पे होती है। यूएसए का देखें तो उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग होती है, मिड टर्म इलेक्शन अलग होती है, जनरल हाउस की इलेक्शन अलग होती है। तो इसी तरह से अगर कंट्रोल करना भी है तो आप 2 इलेक्शंस करा दो ना, एक बारी लोकसभा की इलेक्शन हो जाए, उसके 2.5 साल बाद पूरे इंडिया की स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन हो जाए, जिससे आपका खर्चा भी कम हो जाएगा, जो हर 6 महीने साल 2 साल बाद एक इलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा होता है उसको कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस भी रहेगा, क्योंकि एक बारी सिर्फ असेंबली की इलेक्शंस होंगी, एक बारी सिर्फ लोकसभा की इलेक्शंस होगी, उसमें डिफरेंट मुद्दे सामने आएंगे, डिफरेंट चीजें सामने आएंगी। तो अगर चेंज करना ही है तो इस तरह से भी किया जा सकता है, बट प्रेफरेबली तो यही रहेगा कि जो फेडरल सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इतने खास विशेषज्ञों ने बनाई है, बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, और इसमें हर चीज का ख्याल रखा गया है कि किस तरह से हमारे हकों को, हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन दोस्तों, ये रुकेगा कैसे? ये तभी रुकेगा अगर हम आवाज उठाएंगे, अगर हम इस चीज के बारे में हमारी फीलिंग्स जाहिर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल लिबर्टी, अपनी पर्सनल फ्रीडम को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस मुद्दे को इतना दूर तक पहुंचाएं कि हर इंसान इसकी डिस्कशन कर रहा हो, इस पे बात कर रहा हो, ताकि जो सरकार में बैठे लोग ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि अगर आपने ये किया तो जो आप चाहते हैं कि आप कब्जा कर लोगे, आप कब्जा नहीं कर पाओगे, उल्टा हो जाएगा कि बिल्कुल यू विल बी वोटेड आउट ऑफ पावर, और जो आप पावर खुद के हाथ में रखना चाहते हो वो किसी और के हाथ में चली जाएगी। इस डर से वो ये फैसला ही नहीं लेंगे और हमारी डेमोक्रेसी और फ्रीडम बच जाएगी। तो इस संवाद को बढ़ाना बहुत जरूरी है। सो कृपा करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो आगे उभर के आएगी। खुद भी अपनी आप इस तरह के वीडियोस बना के अपने पेजेस पे, अपने उन पे आप डाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, बट इस मुद्दे पे बात करें, इस मुद्दे पे संवाद करें जितना से ज्यादा। दोस्तों, मैं राहुल इंदर सिंह सिद्धू इसी तरह का जो हमारे देश के हित का कंटेंट है वो आपके पास लाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक फ्री एंड फेयर कमेंट्री समझे, एक देश की जो पॉलिटिकल प्रणाली है वो कैसे चलती है, क्या चल रहा है, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस समझे, एक ऐसे इंसान से जो पॉलिटिक्स के इन एंड आउट जानता है, बचपन से पॉलिटिक्स को देखता आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।